हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा और आप देख रहे हैं हिस्ट्री की टू द पॉइंट सीरीज। इसमें मैंने कई सारे टॉपिक कवर किए हैं और अगर आप इन्हें देखना चाहते हैं विद PYQs तो आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। हिस्ट्री की सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी गई है। अगर आप लोग ये पूरा का पूरा टू द पॉइंट सीरीज देखते हैं, जिसमें अभी तो मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है, इसके बाद हम एंशियंट एंड मिडिवल हिस्ट्री पर कवर करेंगे और पिछले 5 साल में जो भी क्वेश्चन SSC, MTS और CGL में पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर इंक्लूड करते हुए ये सीरीज बनाई गई है। कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि इसके अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत है, तो मैं आपको कहूँगी नहीं। अगर आप कोई भी वनडे एग्जाम दे रहे हैं, मैं UPSC की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है ना। UPSC में आपको डिटेल में आंसर लिखना होता है, आपको डिटेल में चीज़ें चाहिए होती हैं। यहाँ पे तो हम केवल टू द पॉइंट डिस्कशन कर रहे हैं। तो कोई भी वनडे एग्जाम दे रहे हो आप, जैसे कि आप SSC के कोई भी एग्जाम दे रहे हो या रेलवे के कोई भी एग्जाम दे रहे हो या आपके स्टेट के कोई एग्जाम होते हैं, जैसे कि पटवारी एग्जाम होता है, कांस्टेबल पुलिस एग्जाम होता है, तो उन सब के लिए सफिशियंट है। किसी और बुक से आपको कुछ भी डेटा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने पूरी की पूरी सीरीज को समझ लिया और देख लिया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं PYQs। अब पढ़ना कैसे है, जितना मैं पढ़ा रही हूँ वो तो आपको पढ़ना है, नोट्स बनाना है, कॉपी पेन लेकर बैठिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करते जाइए। इसकी PDF भी आपको अवेलेबल करा दी जाएगी हमारी वेबसाइट पे, तो वेबसाइट से आप PDF को भी ले सकते हैं। इसके अलावा इतना पढ़ने के बाद आपके पास कोई भी बुक हो, कोई बुक नहीं है तो लुसेंट की मार्केट में अवेलेबल है, अरिहंत, महावीर से कई सारी पब्लिकेशन है जिनकी बुक मार्केट में अवेलेबल होती है, जिसमें आपको टॉपिक वाइज MCQ मिल जाते हैं, तो आप उन्हें भी सॉल्व कर सकते हैं। वो भी नहीं कर पा रहे तो आप रेलवे का या कोई भी एग्जाम पकड़ लीजिए, उसके पिछले 5 साल के पेपर को डाउनलोड करके आप वहां से भी क्वेश्चन और ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज हम 2 बातों पर डिस्कशन करने वाले हैं। पहला है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एंड सेकेंड टॉपिक रहेगा हमारा सूरत स्प्लिट। दोनों टॉपिक को हम टू द पॉइंट विद MCQ समझते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर पे बात करते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बारे में। अब इसका बैकग्राउंड कहाँ से तैयार होता है, कहाँ से जरूरत समझ में आई कि एक सेपरेट हमें पार्टी की जरूरत है, क्योंकि हमने 1885 में देखा कि हमारे देश में एक नेशनल पार्टी बनी थी जिसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। उसके बाद बैकग्राउंड को अगर हम समझे तो ये बैकग्राउंड शुरू होता है 1906 से। 1906 से कैसे बैकग्राउंड शुरू होता है? 1906 में 2 बातें होती हैं। कौन कौन सी 2 बातें होती हैं? पहली बात होती है कि लिबरल गवर्नमेंट आती है। लिबरल गवर्नमेंट आती है कहाँ पर? आपके ब्रिटेन में। तो इससे ऐसी उम्मीद लगाई जाती है कि अब ये भारत में भी लिबरल काम करेगी और गवर्नेंस की स्थापना की जाएगी भारत में। दूसरी बात, 1905 में क्या होता है? बंगाल का पार्टीशन होता है। जब बंगाल का पार्टीशन होता है तो आपको मैंने बताया था, जो बंगाल था उसको क्या किया इन्होंने? 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ईस्ट एंड वेस्ट, है ना। तो जो ईस्ट बंगाल था वहां पे क्या था? मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा रहती थी, और जो आपका वेस्ट बंगाल था वहां पे हिंदू कम्युनिटी ज्यादा रहती थी। और अभी तक जब पूरा का पूरा बंगाल था तो मैक्सिमम जो मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ पे रहती थी, बिलोंग करते थे, वो लोग या तो वो पीजेंट थे या छोटे मोटे फार्मर्स थे। उनका कोई इतना ज्यादा रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर नहीं था। तो जब यहाँ पे बंगाल का पार्टीशन किया गया और मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक सेपरेट प्रोविंस की बात की गई, जिसका नाम हमने क्या रखा है? ईस्ट बंगाल रखा है। तो मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को कहना था ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर हमारी कम्युनिटी के लिए अलग से आप अलग से प्रोविंस बना रहे हैं तो हमारी मेजोरिटी वहां पर ज्यादा है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव वहां पर आएंगे जिससे हमारे वेलफेयर के बारे में वो सोचेंगे। तो उनका सोचना ऐसा बिल्कुल गलत भी नहीं था, है ना। इसलिए उन लोग जो थे यहाँ पे, जो स्वदेशी मूवमेंट या बाइकॉट मूवमेंट के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे, उसमें मैक्सिमम मुस्लिम लोग शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि वो लोग तो खुश थे और वो लोग ये मान चुके थे कि ये जो कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, उसमें मेजोरिटी किसकी है? हिंदू की है, और वो हिंदू वेलफेयर के लिए ही काम करते हैं और हिंदू लोगों के ही राइट्स के बारे में डिस्कशन होता है। मुस्लिम कम्युनिटी के राइट्स के बारे में यहाँ पे कोई डिस्कशन नहीं होता। और ये बात बहुत पहले ही सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम लोगों के दिमाग में डाल चुकी थी। हालांकि अभी तक 1906 की बात जब हम कर रहे हैं, सर सैयद अहमद खान नहीं है, लेकिन उन्होंने उससे पहले ही ये बात डाल चुकी थी कि कांग्रेस हमारे लिए नहीं है, कांग्रेस केवल हिंदुओं के लिए है और हमको आने वाले समय में अपने लिए एक पार्टी बनानी पड़ेगी जस्ट लाइक कांग्रेस, जो मुस्लिम मेजोरिटी होगी और जो मुस्लिम के बेनिफिट्स के लिए, उनके राइट्स के लिए बातें करेगी। तो यहाँ पे 2 बातें सीख चुके थे। पहली बात कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो हिंदू मेजोरिटी पार्टी है, वो हिंदू के राइट्स के बारे में बात करती है। दूसरी बात, ये जान समझ गए थे, इन्होंने अपने मन में ऐसा समझ लिया था
कि ब्रिटिशर्स हम हमारे दोस्त है, जो अंग्रेज है वो हमारे दोस्त है, बाकी जो कांग्रेसी है वो हमारे दोस्त नहीं है। देखो ब्रिटिशर्स कितने अच्छे हैं, ये लोग हमारे बारे में सोचते हैं, इसलिए उन्होंने ईस्ट बंगाल बनाया जिसमें मेजोरिटी कौन है, मुस्लिम है। ये सारी दो बातें यहाँ पर हो चुकी थी। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा जब स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था तो बड़े पैमाने पे हिंदू लोग जो थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, बाइकॉट मूवमेंट शुरू हुआ था, राखी का फेस्टिवल मनाया जा रहा था, एक दूसरे को राखी बांधी जा रही थी, यहाँ पे वो विरोध कर रहे थे। तो यहाँ पे मुस्लिमों ने सोचा कि हिंदू लोग नहीं चाहते हैं कि ये अलग हो, क्योंकि वो अभी भी अपना डोमिनेंस रखना चाहते, वो नहीं चाहते कि मुस्लिम कम्युनिटी आगे बढ़े। ऐसी बात उन्होंने अपने मन में बिठा ली, तो हिंदू तो इनके अगेंस्ट हो गए, और यही तो ब्रिटिशर्स चाहती थी, डिवाइड एंड रूल। तो फाइनली वो सक्सेसफुल रही। तो ये घटना हो गई। तो 1906 में ये दो बातें हुई, स्वदेशी मूवमेंट, बंगाल का पार्टीशन और लिबरल पार्टी की शुरुआत होना कहाँ पर, ब्रिटेन में। तो उसके बाद यहाँ पे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम जनरली मुस्लिम लीग भी बोलते हैं। और ये मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन 1906 में हुआ, जो कि एक ऑल्टरनेटिव ग्रुप था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, एक पॉलिटिकल ग्रुप था। किसके अपोजिशन में, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अपोजिशन में। और ये लोग क्या चाहते थे, ये लोग चाहते थे कि मुस्लिम्स के राइट्स की बात हो, ठीक है ना। इट वॉज क्रिएटेड विद द एम ऑफ रिप्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन मुस्लिम, इसलिए इसका फॉर्मेशन हुआ। तो आई थिंक आपको बैकग्राउंड थोड़ा सा समझ में आया होगा कि कैसे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ। इसके अलावा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल सर सैयद अहमद खान और सैयद आमिर अली का था। ये दोनों इस्लामिक एजुकेशन को प्रमोट करना चाहते थे, और इन्होंने ही कहा था, सर सैयद अहमद खान ने ही कहा था कि हिंदुओं की पार्टी है कांग्रेस, ठीक है, तो इसलिए हमको आने वाले समय में एक अलग कम्युनिटी के लिए अपनी अलग पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत होगी। और उनके द्वारा ही यहाँ पे एक बीज डाल दिया गया था उनके दिमाग में, मुस्लिम्स के दिमाग में, कि हमको एक पार्टी की ज़रूरत है जो मुस्लिम कम्युनिटी के हित के बारे में बात करे, हमें कांग्रेस से अलग होने की ज़रूरत है। तो ये सर सैयद अहमद खान की जो आइडियोलॉजी थी वो यहाँ पे बड़ी काम आ रही थी, और लोगों ने कहा हाँ यार वो व्यक्ति तो, वो बंदा तो बिल्कुल सही बातें करता था, अब हमको अपनी एक अलग पार्टी बना लेनी चाहिए। अब सर सैयद अहमद खान ने ही मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की थी। वहाँ पर आके पूरे जो मुस्लिम डेलीगेट्स थे वहाँ पे मुलाकात करते थे और डिफरेंट इश्यूज पे डिस्कशन करते थे। लेकिन यहाँ पर एक बैन था। क्या बैन था? कि कोई भी पॉलिटिकल डिस्कशन यहाँ पर नहीं होगा, कोई भी पॉलिटिकल डिस्कशन यहाँ पर नहीं होगा। अब 1906 में ढाका में 1906 में ढाका में मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 3000 मुस्लिम डेलीगेट्स पहुंचे। तो सबसे पहले उन्होंने कहा ये जो बैन है कि पॉलिटिकल कोई भी डिस्कशन नहीं होगा, सबसे पहले इस बैन को हटा देते हैं। तो यहाँ पे पॉलिटिकल डिस्कशन शुरू कर दिया यहाँ पे, और 1906 की इसी कॉन्फ्रेंस में डिसाइड किया गया 30 दिसंबर 1906, जिसमें लगभग 300 डेलीगेट्स इस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे। और इन लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि अब हमको एक पॉलिटिकल पार्टी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बनानी चाहिए, जिसमें मुस्लिमों के हित के बारे में चर्चा हो। तो सबने सोचा अच्छा ठीक है हम एक पार्टी बना लेते हैं खुद के लिए, लेकिन इस पार्टी का नाम क्या रखेंगे? अभी तक पार्टी का नाम डिसाइड नहीं हुआ है। इस पार्टी का नाम क्या रखेंगे? तो ढाका के नवाब थे, ढाका के नवाब थे नवाब ख्वाजा सर सलीमुल्लाह बहादुर। सर सलीमुल्लाह बहादुर ने एक नाम सजेस्ट किया और उन्होंने प्रपोज किया कि हम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन करते हैं। इस तरीके से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन होता है, जो कि पहली मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी होती है। अब फाउंडर कौन कौन होते हैं? तो फाउंडर में आपको नाम याद रखना है जो कि मुस्लिम लीग के फाउंडर कंसिडर किए जाते हैं। सबसे पहले तो है ढाका के नवाब, कौन है? ख्वाजा सर सलीमुल्लाह बहादुर। फिर है खान बहादुर गुलाम, खान बहादुर गुलाम के बाद सैयद आमिर अली, विक्रम उल मुल्क, ठीक है, मुस्तफ़ा चौधरी। ये सारे जो है वो फाउंडर है। उसके अलावा एक और फाउंडर आपको देखने को मिलेंगे, सर सुल्तान मोहम्मद खान, जिनको आगा खां कहा जाता है। तो पहली ये जो कॉन्फ्रेंस थी, या पहली जो मुस्लिम लीग की कॉन्फ्रेंस होती है, जैसे कि कांग्रेस का हर सेशन होता है ना, वैसे मुस्लिम लीग के भी हर समय हर साल जो है अलग अलग प्लेसेस पे सेशन होते हैं। तो यहाँ पे मुस्लिम लीग का जो पहला सेशन हो रहा था, उसके प्रेसिडेंट कौन थे, मतलब 1906 में प्रेसिडेंट कौन थे? आगा खां, जिनको हम सर सुल्तान मोहम्मद शाह कहते हैं। इनको आगा खां थर्ड के नाम से भी जाना जाता। तो ढाका में फाइनली 1906 में एक मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी बन गई, जिसका नाम था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। और ये नाम किसने प्रपोज किया था? नवाब ख्वाजा सर सलीम उल्लाह बहादुर, ठीक है। अब मोहम्मद अली जिन्ना जी का भी बारे में आपने बहुत सुना होगा कि मोहम्मद अली जिन्ना जी भी तो मुस्लिम लीग के मेंबर थे। बिल्कुल थे, मेंबर थे, लेकिन वो स्टार्टिंग से नहीं थे, फाउंडिंग मेंबर नहीं थे। 1913 में
1913 में उन्होंने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था। तो ये क्वेश्चन कई बार बनता है कि मुस्लिम लीग को मोहम्मद अली जिन्ना ने कब ज्वाइन किया था, तो 1913 1913 में ज्वाइन किया था। अच्छा, आप लोग जैसे बात करते हैं हम 1907, अभी हम सूरत स्प्लिट देखेंगे, या आप कोई भी जैसे हम ब्रह्मो समाज के बारे में बात करते हैं, तो आप लोग ने देखा होगा कि ये जो समाज है, सोसाइटी है, या फिर कोई भी कांग्रेस ही हो गई, तो इसमें क्या होता है, आप कुछ समय बाद देखते हैं कि स्प्लिट होता है आइडियोलॉजी डिफरेंस के कारण, है ना। जैसे आपने आदि ब्रह्म समाज और साधारण ब्रह्म समाज देखी थी, है ना। ऐसे आपने मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट देखे थे। वैसे ही यहाँ पर इन जो आपका मुस्लिम लीग है वो भी एक बार क्या हुआ है, सेपरेट हुआ है, मतलब इसका भी स्प्लिट हुआ है। कब हुआ है? 1940 1940 में। 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना अपनी स्पीच दे रहे थे, कहाँ पर? लाहौर में, ठीक है ना। और उन्होंने एक नई थ्योरी दी, टू नेशन थ्योरी। उन्होंने क्या कहा? टू नेशन थ्योरी दी कि एक नेशन होना चाहिए जहाँ पे हिंदू मेजोरिटी है, दूसरा नेशन होना चाहिए जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी है। तो बहुत सारे जो इंडियन यहाँ पे सॉरी मुस्लिम लीग के जो मेंबर्स थे, बहुत सारे लोगों ने इस टू नेशन थ्योरी का अपोज किया, और वो वन नेशन थ्योरी को ही मानते थे। इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे टू नेशन थ्योरी ब्रोक अवे द पार्टी, और पार्टी को इस टू नेशन थ्योरी ने क्या कर दिया? तोड़ दिया। एंड फॉर्म द ऑल इंडिया जमहूर मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया जमहूर मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ, जो बाद में जाके फिर कांग्रेस में मर्ज हो जाती है, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी अबाउट द मुस्लिम लीग। अब क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, तो क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है, इन 1906 मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड एट। तो 1906 में मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन कहाँ पे किया गया था? ढाका में किया गया था। कहाँ पर? ढाका। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। इनमें से फाउंडर कौन है? तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो होता है वो आगा खां पे टिक करता है, लेकिन अभी मैंने आपको समझाया कि आगा खां तो कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट भी नहीं थे, प्रेसिडेंट वर थे जब इंडियन ये मुस्लिम लीग का जब प्रेसिडेंसी मतलब इसका सेशन हो रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फाउंडर के बारे में बात करते हैं, नवाब सलीमुल्लाह खां। अगर आपको इतने नाम आ जाए तो आपको नवाब सलीमुल्लाह खां पे टिक करना है, ये आपके फाउंडर कंसिडर की जाएंगे। इन केस इनका नाम नहीं होता है ऑप्शन में, इन केस इनका नाम ऑप्शन में नहीं है, तब आप कहीं जाके आगा खां को टिक मारिएगा, अदरवाइज बिल्कुल मारने की जरूरत नहीं, गलत हो जाएगा और आप काउंट करते बैठे रहोगे कि ये क्वेश्चन तो हमारा सही ही है। ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट है। A London branch of All India Muslim League was published in 1908। तो पहला क्वेश्चन तो आपको ये पता चल गया कि 1908 में लंदन ब्रांच ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की पब्लिश की गई थी अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ। तो उस समय जब यहाँ पे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का कॉन्फ्रेंस हो रही थी, सेशन हो रहा था, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे आमिर अली। अध्यक्ष कौन थे? आमिर अली, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, द मुस्लिम डिप्यूटेशन मेट मिंटो इन 1906 एट शिमला एंड प्लीडेड फॉर। तो देखिएगा 1906 में जो शिमला की कॉन्फ्रेंस होती है, वहाँ पे मुस्लिम डेलीगेट जो होते हैं वो मिंटो से मुलाकात करते हैं। किससे मुलाकात करते हैं? मिंटो से। और मिंटो उस समय हमारा गवर्नर था, तो उससे मुलाकात करते हैं। और यहाँ पे किस चीज़ के लिए प्लीड या रिक्वेस्ट की जा रही है? यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी कहती है कि हमें सेपरेट इलेक्टोरल चाहिए, हम चाहते हैं कि सेपरेट इलेक्शन हो। तो ये इसकी डिमांड रखते हैं, और उनकी ये डिमांड 1906 में उन्होंने जो डिमांड रखी है ना, वही डिमांड आपको 1909 के मार्ले मिंटो रिफॉर्म में देखने को मिलती है। तो आने वाले सेशन में हम 1909 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म डिस्कस करेंगे, टू द पॉइंट, ठीक है ना। तो ये बात क्लियर है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द मुस्लिम लीग। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? तो आंसर आप सभी को पता है, आगा खां जो थे वो पहले प्रेसिडेंट थे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एनुअल सेशन ऑफ मुस्लिम लीग इन द ईयर 1907 वाज हेल्ड एट। देखो 1907 में सूरत स्प्लिट भी हुआ था, जहां पे मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट अलग अलग हो गए थे, मतलब कांग्रेस का पार्टीशन हुआ था। और तो 1907 में मुस्लिम लीग की भी कॉन्फ्रेंस हुई थी, एनुअल सेशन हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो ये सेशन कराची में हुआ था। कहाँ पर? कराची। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो आइए अब हम 1907 के सूरत स्प्लिट पे चर्चा करेंगे। ये बात आपको क्लियर हो चुकी है कि 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ था। अब हम कुछ बेसिक रीजन समझते हैं। तो पहला रीजन हम यहाँ पे समझते हैं कि देखिएगा, यहाँ पे दो पार्टीज थी, मतलब दो तरीके की आइडियोलॉजी थी। एक थे मॉडरेट्स। मॉडरेट्स मतलब नरम दल। नरम दल का मतलब जो पिटीशन फाइल करते थे, एमओयू साइन करते थे, प्लीड करते थे, रिक्वेस्ट करते थे कि
और चाहते थे कि कुछ लोगों को जो गवर्नर की काउंसिल है उसमें शामिल किया जाए, हमारा रिप्रेजेंटेटिव जो है वो पॉलिटिक्स में थोड़ा सा रहे, और हम जो इंडियंस हैं उनके हितों में थोड़ी सी बातें हों। तो एक इस तरीके से ये लोग काम करते थे, ठीक है ना। इन लोग इस तरीके से काम करते थे, ये मॉडरेट थे। मॉडरेट के एक इम्पॉर्टेंट लीडर है गोपाल कृष्ण गोखले, जिनके ऊपर अभी हम चर्चा करेंगे। दूसरे जो आइडियोलॉजी थी वो एक्सट्रीमिस्ट थे। एक्सट्रीमिस्ट का मतलब होता है गरम दल। गरम दल का मतलब था, इनका कहना था कि ब्रिटिशर्स बहरे हैं, ऐसा प्लीड करने से, रिक्वेस्ट करने से, हाथ पैर जोड़ने से कुछ नहीं होने वाला है। हमको तो स्वराज चाहिए, हमको तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, हमको ये आधा अधूरा भारत नहीं चाहिए, हमको कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहिए गवर्नमेंट में, हमें तो पूरा भारत चाहिए। और उसके लिए हम प्रोटेस्ट करना होगा तो प्रोटेस्ट करेंगे, हम बाइकआउट करेंगे और पूरा नेशनल मूवमेंट कंडक्ट करेंगे ऑल ओवर द कंट्री। ये एक्सट्रीमिस्ट की आइडियोलॉजी थी, ठीक है। तो ये आइडियोलॉजी डिफरेंस आपको समझ में आया। अब 1905 में जब बंगाल का पार्टीशन होता है, 1905 में जब बंगाल का पार्टीशन किया जाता है, तो ये जो मॉडरेट होते हैं कि इनका कहना है कि वेस्ट बंगाल या कलकत्ता का मामला है या बंगाल का मामला है, तो ये सारी चीजें बंगाल तक ही रहनी चाहिए। एक्सट्रीमिस्ट का कहना था, जब इतना बड़ा हम आंदोलन कर ही रहे हैं तो क्यों ना ये पूरे देश में किया जाए, क्यों ना ये पूरे देश में किया जाए। स्वदेशी मूवमेंट चला रहे हैं, बाइकआउट चला रहे हैं, तो पूरे देश में चलाओ, ठीक है। इसलिए तो फिर पुणे, नागपुर, महाराष्ट्र, सब कहीं मद्रास तक के पहुंचाया गया। लेकिन आप आइडियोलॉजी डिफरेंस देख सकते हैं, ये लोग चाहते कि केवल बंगाल तक रहे और ये लोग चाहते थे कि पूरे इंडिया में ये मूवमेंट पहुंचे। पहला डिफरेंस तो आपने ये देखा, तो यहीं से यहाँ पे जो फूट डलना थी, आइडियोलॉजी डिफरेंस था, वो यहीं से शुरू हो गया था। अब आते हैं अगले सेशन के बारे में। 1906 का सेशन तो हो गया है, अब आएंगे 1907 के कांग्रेस के सेशन में। 1907 के सेशन के लिए बात की गई कि नागपुर में ये सेशन होगा। कहाँ पे होगा? नागपुर में। तो मॉडरेट जानते थे कि नागपुर में सबसे बड़ा जो होल्ड है वो तिलक जी का है। तिलक जी का सबसे बड़ा होल्ड जो है, मतलब एक्सट्रीमिस्ट का होल्ड कहाँ पे है? नागपुर में है। तो बहुत सारे एक्सट्रीमिस्ट के सपोर्टर्स जो होंगे वो नागपुर में अवेलेबल होंगे, और फिर एक्सट्रीमिस्ट अपनी बातों को मनवाने की कोशिश करेंगे। ऐसा कौन सोच रहा है? ये मॉडरेट सोच रहा है। तो इन्होंने बोला, नहीं भाई, नागपुर में तो मीटिंग नहीं होगी, हम मीटिंग की प्लेस ही चेंज कर देते। तो इन्होंने कहा कि जो 1907 का सेशन है वो नागपुर में नहीं होगा। कहाँ पर होगा? सूरत में होगा। और सूरत जो था वो गढ़ था, या सूरत में किसकी होल्ड थी? मॉडरेट की होल्ड थी। तो इन्होंने क्या किया? लोकेशन को चेंज कर दिया। तो पहला डिस्प्यूट ये हो गया, पहला मामला यहाँ पे गड़बड़ हो गया। नागपुर में होना था, शिफ्ट हो गया सूरत में। चलो ठीक है। अब एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक या फिर लाला लाजपत राय, मैक्सिमम मेजोरिटी थी कि बाल गंगाधर तिलक जो है वो 1907 के जो सेशन हो रहा है उसके प्रेसिडेंट रहे, उसके क्या रहे? प्रेसिडेंट रहे, अध्यक्ष रहे। अगेन ये बात आ गई कि एक्सट्रीमिस्ट का अगर प्रेसिडेंट रहेगा तो ये लोग अगेन अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे। तो इन्होंने बोला, नहीं 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 नहीं, ना पापा ना, यहाँ पे जो प्रेसिडेंट रहेगा वो हमारे मॉडरेट लीडर रहेंगे, रस बिहारी घोष। कौन रहेंगे? रस बिहारी घोष रहेंगे। तो देखिएगा, पहले तो इनकी लोकेशन भी चेंज कर दी, दूसरी बात प्रेसिडेंट भी नहीं बनाया, तो अगेन यहाँ पे डिस्प्यूट देखने को मिला। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कंप्लीट इंडिपेंडेंस, स्वराज की बातें ये कर रहे थे कि स्वराज का रेजोल्यूशन जो है वो पास किया जाए, और मॉडरेट एग्री नहीं थे। तो ये तीन बेसिक रीजंस थे जिसके कारण 1907 का सूरत स्प्लिट हुआ। बात समझ में आई? स्प्लिट के रीजन मैंने आपको कंक्लूड कर दिए हैं, तो कभी ऑप्शन में मिल जाए तो लगा लेना। At the Surat session of INC in 1907, held on the bank of Tapti River, क्योंकि सूरत जो है वो ताप्ती रिवर के किनारे ही है, the Indian National Congress is split into the two factions, extremist and the moderate. Lokman Bal Gangadhar Tilak, Lala Lajpat Rai and Bipin Chandra Pal led the extremist, while Gopal Krishna Gokhale led the moderate. पहले कांग्रेस का सेशन जो है वो नागपुर में होना था, लेकिन नागपुर में बाल गंगाधर तिलक का स्ट्रॉन्ग होल्ड था, इसलिए इसको शिफ्ट कर दिया गया सूरत में। गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा ये वेन्यू चेंज किया गया था सूरत में, और डॉक्टर रस बिहारी घोष को प्रेसिडेंट बनाया गया था सूरत मीटिंग का। तो इस तरीके से कांग्रेस का स्प्लिट यहाँ पर आपको देखने को मिला, ठीक है। रिजल्ट देखते हैं, किसको फायदा हुआ? क्या मॉडरेट का फायदा हुआ? नो। क्या एक्सट्रीमिस्ट का फायदा हुआ? नो। फायदा किसका हुआ? ब्रिटिशर्स का, क्योंकि ब्रिटिशर्स ही तो थे जो डिवाइड करना चाहते थे कांग्रेस को। रीजन क्या है? देखो, एक्सट्रीमिस्ट जो थे ना उससे वो डरते थे ब्रिटिशर्स की, इनकी बात नहीं माने तो ये दंगे फसाद करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, फालतू हल्ला करेंगे। और इसलिए मॉडरेट की थोड़ी थोड़ी बातें जो है वो ब्रिटिशर्स मान लेते थे, किसके चक्कर में? एक्सट्रीमिस्ट के चक्कर में, ठीक है।
और मॉडरेट जो है वो विनम्रता से प्लीड करके अच्छे प्यारे तरीके से बातें करते थे, है ना? तो इसलिए यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट को अभी तक जेल में नहीं भेजा गया था। एक्सट्रीमिस्ट का जो व्यवहार था या उनकी जो पॉलिसीज थी उसको वो हैंडल कर रहे थे ब्रिटिशर्स। तो जैसे ही सूरत स्प्लिट हुआ, हालांकि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने काफी कोशिश की थी कि एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट फिर से एक साथ हो जाएं। अगला जो 1908 का इलाहाबाद में सेशन हो रहा है, बट यहाँ पे मॉडरेट ने कह दिया परमानेंटली कि जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो अब कांग्रेस के हिस्से नहीं है। एक्सट्रीमिस्ट जो है उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था आईएनसी से। किसने? मॉडरेट ने। और जब डिस्क्वालीफाई किया गया एक्सट्रीमिस्ट को, तो कुछ वो अगर एक्सट्रीमिस्ट कोई भी एक्टिविटी करेंगे, अब वो कांग्रेस के मेंबर नहीं है और ये बात ब्रिटिशर्स को पता है। तो जो एक्सट्रीमिस्ट के बड़े बड़े लीडर्स थे, गरम दल के जो बड़े लीडर थे ना, उनको पकड़ पकड़ के जेल में डाला जाने लगा और काफी टॉर्चर किया जाता था। कई सारे जो बड़े लीडर्स थे उन्होंने तो पॉलिटिक्स से संन्यास ले लिया था, जैसे कि अरविंदो घोष ने तो पॉलिटिक्स से संन्यास ले लिया था। इतना ज्यादा टॉर्चर एक्सट्रीमिस्ट के साथ ब्रिटिशर्स ने किया था इस सूरत स्प्लिट के बाद, ठीक है ना? क्योंकि कांग्रेस जो आईएनसी है उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट को डिस्क्वालीफाई कर दिया था। अब एक्सट्रीमिस्ट जो है वो कांग्रेस के मेंबर नहीं थे, पहली चीज। दूसरी बात, अभी तक एक्सट्रीमिस्ट के जो भी वो लोगों की पॉलिसी थी, आइडियोलॉजी थी, उसके कारण ही तो ब्रिटिशर्स मॉडरेट की बात मान रहे थे। तो मॉडरेट की बातें मानना बंद कर दिया ब्रिटिशर्स ने। यहाँ पे मॉडरेट्स को एक झूठी होप भी थी कि जो 1909 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म आएगा उसमें कांग्रेस के हित के बारे में, इंडियंस के बारे में डिस्कशन होगा, लेकिन वो भी डिसअपॉइंटमेंट भरा रहा। अभी हम आगे देखेंगे क्यों डिसअपॉइंटमेंट रहा, ठीक है? तो ये सारी चीजें यहाँ पर रही इस स्प्लिट के बाद। आई थिंक आपको स्प्लिट समझ में आया होगा, ठीक है ना? देखिएगा, यहाँ पर अगर हम कांग्रेस के बारे में बात करें तो 1885 में हम सभी को पता है कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था। तो 1885 से जब तक पार्टीशन नहीं हो रहा है बंगाल का 1905 तक, तब तक ये जो पीरियड कहलाता है ये पीरियड मॉडरेट लीडर्स का कहलाता है, ठीक है? तो यहाँ पे पूछा है विच वॉज द पीरियड ऑफ मॉडरेट लीडर ऑफ द कांग्रेस, तो 1885 से 1905 तक का, ठीक है? और फिर 1905 से 1920, 1905 से 1920 का जो समय है ये एक्सट्रीमिस्ट का कहलाता है, गरम दल का कहलाता है। और उसके बाद तो गांधी जी आ जाते, तो गांधी एरा शुरू हो जाता है ना? तो ये पूछा गया है कि कौन सा पीरियड एक्सट्रीमिस्ट लीडर का कहलाता है, तो आंसर है 1905 से 1920। डन? तो आपको सूरत स्प्लिट क्लियर है, मुस्लिम लीग क्लियर है। आने वाले सेशन में हम मार्ले मिंटो रिफॉर्म पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो जाते जाते एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर देना तो बनता है। Who among the following moderate leader of Congress known as the Lion of the Bombay? इनमें से किसे लायन ऑफ द बॉम्बे कहा जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले, एमजी रनाडे, फिरोज शाह मेहता या बदरुद्दीन तैयब? जी, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन है, जो भी सही आंसर लगता है वो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। कैसा लगा सेशन ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। और अगर सेशन पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, जिससे हमको सपोर्ट मिले और हम इस सीरीज को कंटिन्यू कर पाए। सो टेक केयर एंड बाय बाय।